नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म परीक्षा दृष्टि पर, जो रखता है परीक्षाओं पर पैनी नजर। साथियों, आज हम सभी लोगों को एक विशिष्ट टॉपिक पर, जो यूपी पीसीएस का बहुत ही स्पेशल टॉपिक है, विदेशी यात्री कौन कहां से आया था, इन विदेशी यात्रियों ने क्या कार्य किए थे, ये विदेशी यात्रियों का जो समूह है कब कब आया है, यूपी पीसीएस का बहुत ही पसंदीदा भाग है। यहां से हर वर्ष कोई ना कोई क्वेश्चन, कोई ना कोई प्रश्न जरूर होता है, चाहे वह उसके कार्य से या उसके आने के तिथि से या फिर उसके द्वारा वह किस देश से आया था, किसके राजदूत के रूप में आया था। इस बातों से हमेशा प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप इन जो मैं एक सूची उपलब्ध करा रहा हूं, इस सूची के माध्यम से हम लोग आज अध्ययन करेंगे और इनके द्वारा स्पष्ट रूप से आप जान लीजिए कि यहां से एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। थोड़ा सा एक बार पेपर उठा के आप देख लीजिएगा, ट्रेंड एनालिसिस कर लीजिएगा, आपको हर बार में इस पोर्शन से, इस भाग से एक ना एक क्वेश्चन अवश्य ही मिलता है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरुआत करते हैं और आज देखते हैं हमारा जो टॉपिक क्या है, भारत आने वाले विदेशी यात्री। और इनकी शुरुआत हम प्राचीन काल से करेंगे। ठीक है, इनकी शुरुआत हम प्राचीन काल से करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग कौन यहां पर विदेशी यात्री सबसे पहले आते हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, भारत में आने वाले विदेशी यात्री। ठीक, भारत में आने वाले जो विदेशी यात्री हैं, उन विदेशी यात्रियों का क्रम हम सभी लोग देखेंगे और यहां पर आज चर्चा करेंगे, इनके बारे में जानेंगे कि ये विदेशी यात्री भारत में कब और कैसे कैसे आए थे। देखिए, सबसे पहली बात यह है, हमारे देश में जो विदेशी यात्रियों का क्रम रहा है वो सबसे पहले यूनानियों का रहा है। किसका रहा है? यूनानियों का रहा है। इसमें एक क्रम ऐसा बनाया जाता है जिसमें विदेशी यात्री जो आए, यूनान के जो लोग आए, उसमें सिकंदर के पहले आने वाले, सिकंदर के बाद आने वाले या सिकंदर के साथ आने वाले, यह तीन क्रम बनता है। खैर, इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक व्यक्ति था यूनानी जिसका नाम था स्काईलैक्स। क्या नाम था? स्काईलैक्स। यह 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आया था और यह पहला ज्ञात यूनानी यात्री है, पहला ज्ञात यूनानी व्यक्ति है जो भारत भूमि पर कदम रखा था। कौन था? स्काईलैक्स था। और यह ईरानी सम्राट दारा के निर्देश पर सिंधु नदी का मार्ग ढूंढने आया था ताकि भारत के साथ व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। तो सिंधु नदी का मार्ग ढूंढने के लिए कौन आया था? यह आया था स्काईलैक्स। ठीक, पहला व्यक्ति कौन था? स्काईलैक्स। और इसके बाद दूसरा नाम आता है, दूसरा यूनानी व्यक्ति जिसका नाम है हिकैटियस। क्या नाम है? हिकैटियस। यह दूसरा व्यक्ति यूनानी लेखक है जिसने भारतीय संस्कृति से संबंधित कुछ सूचनाएं प्रदान की। भारतीय संस्कृति से संबंधित कुछ सूचनाएं प्रदान की थी और ये स्काईलैक्स के बाद कुछ लिखने वाला दूसरा व्यक्ति था। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अगले क्रम पर हम लोग देखते हैं कौन है। अगले क्रम पर हम देखेंगे टेसियस। ठीक, टेसियस वास्तव में ईरान का राज्य वैद्य था। टेसियस वास्तव में ईरान का राज्य वैद्य था। और एक चीज है कि टेसियस ने भारत के विषय में तो जानकारी दी, टेसियस ने भारत के विषय में जानकारी दी, एक यात्री था, भ्रमण करता था, लेकिन इसके जो बातें हैं वो थोड़ी भ्रामक होती हैं क्योंकि टेसियस कभी भी भारत आया नहीं था। इसे ध्यान रखिएगा, टेसियस कभी भी भारत नहीं आया था। मैंने यहां पर नोट्स में भी लिखा है, टेसियस और हेरोडोटस ये कभी भारत नहीं आए। इसी नाते इनके विवरणों को थोड़ा सा भ्रामक माना जाता है। देखिए, इन लोगों ने क्या किया, ये जो ईरानी अधिकारी थे, उन्हीं अधिकारियों के द्वारा बातों को पूछकर टेसियस ने भारत के विषय में लिख दिया। अगला व्यक्ति जिसे हम इतिहास का पिता कहते हैं, हेरोडोटस, जिसका फोटो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। हेरोडोटस, जिन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा था और इतिहास में इतिहास के पिता के नाम से जाने जाते हैं। कौन? हेरोडोटस। देखिए, हेरोडोटस 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत एवं फारस के संबंधों का वर्णन प्रस्तुत किया है। इन्होंने, हेरोडोटस ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत और फारस के संबंधों का वर्णन इन्होंने प्रस्तुत किया है और इनका जो पुस्तक है उसका नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में हेरोडोटस बताते हैं कि इंडिया ईरानी साम्राज्य की 20वीं छत्रपी थी। छत्रपी का मतलब राज्य था। और कौन सा? पूर्व दिशा का।
20वीं छत्रपी थी और यहां से प्रतिवर्ष 360 टैलेंट सोना प्राप्त होता था। यह टैलेंट इनकी कोई मात्रा थी। 360 टैलेंट सोना यहां से क्या प्राप्त होता था? राजस्व के रूप में प्राप्त होता था। दूसरी बात मैंने यहां पर लिखा है, टेसियस और हेरोडोटस ये दोनों लोग कभी भी भारत नहीं आए थे। इन लोगों ने अपने अधिकारियों से जानकारी लेके भारत के विषय में लिख दिया। ठीक, भारत के विषय में इन लोगों ने लिख दिया। इसी नाते, इसी कारण इनके विवरणों को हम लोग क्या मानते हैं? थोड़ा सा भ्रामक मानते हैं। हम लोग नहीं बल्कि पूरी दुनिया इनके विवरणों को थोड़ा सा भ्रामक मानती है। ठीक, ये रहे। अब अगले क्रम पर देखते हैं कौन है। अगले क्रम पर हम देखेंगे सिकंदर के साथ आने वाले जो यात्री या उनके सेनाध्यक्ष थे, जो सिकंदर के साथ भारत आए थे और जिन लोगों ने भारत के विषय में कुछ लिखा। जैसे सिकंदर का जो जल सेनाध्यक्ष था उसका नाम था नियारकस। क्या नाम था? नियारकस। वो सिकंदर के साथ आया था, जल सेनाध्यक्ष था सिकंदर का। दूसरा व्यक्ति था आनेसिक्रिटस। कौन था? आनेसिक्रिटस। आनेसिक्रिटस जो है ये सिकंदर के साथ आया था और इसने सिकंदर की जीवनी लिखी। क्या लिखी? सिकंदर की। इसने सिकंदर की जीवनी लिखी और उस जीवनी में सिकंदर के जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन किया। तीसरा व्यक्ति अरिस्टोबुलस। अरिस्टोबुलस भी सिकंदर के साथ आक्रमण पर आया था। 325-326 ईसा पूर्व में जो राजा पुरु के साथ इसका युद्ध हुआ था, पुरु अर्थात पोरस के साथ जो युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में, उस समय ये लोग उसके सहयोगी थे। तो अरिस्टोबुलस ने हिस्ट्री ऑफ वार नामक पुस्तक लिखा। क्या लिखा? हिस्ट्री ऑफ वार नामक पुस्तक लिखा। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसके बाद देखते हैं कि जो सेनाध्यक्ष थे या सिकंदर के साथ आने वाले जो लोग थे उनके बारे में हमने जाना। अगले क्रम पर हम देखते हैं। अब समय आ जाता है राजदूतों का। क्योंकि सिकंदर का एक सेनापति था सेल्यूकस और बाद में सेल्यूकस विजेता के रूप में लिखा जाता है, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने भारत के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के साथ एक युद्ध किया था 305 ईसा पूर्व में। और 305 ईसा पूर्व में जब युद्ध किया तो युद्ध के बाद 305 में संधि हुई और उस संधि के द्वारा मेगस्थनीज नामक राजदूत को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। तो पहला राजदूत अगर है, ठीक है, तो वो कौन बनता है? मेगस्थनीज। आप उसका चित्र भी देख सकते हैं, मेगस्थनीज। यह सीरिया नरेश सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। भारत आने वाला यह कौन सा राजदूत था? किस क्रम का? पहला राजदूत था। इसे आप ध्यान से देखिएगा, यह पहला राजदूत था। ठीक, इसने भारत के विषय में इंडिका नामक पुस्तक लिखा। क्या लिखा? इंडिका नामक पुस्तक लिखा और साथ ही इन्होंने बताया कि भारतीय लोग वीर, साहसी और सत्यवादी होते हैं और इन्होंने तत्कालीन समय में पाटलिपुत्र को सबसे बड़ा नगर बताया। क्या बताया? तत्कालीन समय में पाटलिपुत्र को सबसे बड़ा नगर बताया और यह बताया कि भारत के लोग गंगा नदी को बहुत पवित्र मानते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं। और कुछ क्षेत्रों में इंडिका की में मेगस्थनीज के जो वर्णन है उन वर्णनों को कई स्थानों पर थोड़ा सा भ्रामक भी माना जाता है। खैर, इन सारी चीजों की जानकारी किसने दी? मेगस्थनीज ने दी, इंडिका के माध्यम से। चलिए अगला व्यक्ति है डायमेकस। ये कौन है? डायमेकस। ये सीरिया नरेश एंटियोकस का राजदूत था। किसका राजदूत था? सीरिया नरेश एंटियोकस का राजदूत था। इससे स्पष्ट होता है कि भारत के मौर्य वंश के जो शासक थे इन लोगों का वैदेशिक संबंध बहुत अच्छा था। तो ये सीरिया नरेश एंटियोकस के राजदूत थे और ये मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में आया था। किसके दरबार में? बिंदुसार अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार के दरबार में आया था। और बिंदुसार ने इनसे कुछ चीजें मांगी थी, मंगवाई थी। सीरिया से कहा था मुझे चाहिए। एंटियोकस के पास सूचना भेजा था, कहा था कि मुझे चाहिए। और वो क्या क्या चीजें चाहिए? सूखी अंजीर, मीठी मदिरा और दार्शनिक। तो मीठी मदिरा और सूखी अंजीर तो भेजा गया, लेकिन दार्शनिकों के विषय में बात की। दार्शनिकों के विषय में एंटियोकस ने कहा कि हमारे सीरिया के कानून के हिसाब से हम दार्शनिकों का व्यापार नहीं कर सकते। तो दो चीजों से इन्हें संतोष करना पड़ा। किसको? बिंदुसार को। अगले नंबर पर आते हैं डायोनिसियस। यह मिस्र के टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। मिस्र के शासक टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था और यह सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट अशोक के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था?
मौर्य सम्राट अशोक के दरबार में यह व्यक्ति आया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ अन्य रोमन यूनानी लेखक हैं, यात्री हैं। इन लोगों को कहा जाता है क्लासिकल, इन लोगों को क्लासिकल राइटर्स या क्लासिकल यात्री भी कहा जाता है। चलिए, इसमें पहला नाम आता है डियोडोरस सिसिलस का। क्या नाम है? डियोडोरस सिसिलस का नाम आता है। इन्होंने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में एक पुस्तक लिखी थी, बिब्लियोथेका। ठीक, बिब्लियोथेका हिस्टोरिका, यह इतिहास से संबंधित पुस्तक थी। ठीक, इन्होंने क्या लिखा था? बिब्लियोथेका हिस्टोरिका। इसके बाद अगला नंबर आता है स्ट्रैबो का। किसका नाम आता है? स्ट्रैबो का नाम आता है। ये स्ट्रैबो, देखिए स्ट्रैबो का नाम आता है। ये जो स्ट्रैबो हैं, ये ईसा पूर्व 64 से, ईसा पूर्व 64 से 19 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा और इन्होंने एक पुस्तक लिखी, ज्योग्राफी। क्या लिखी? इन्होंने ज्योग्राफी नामक एक पुस्तक लिखी। और दूसरा नाम आता है प्लिनी द एल्डर का। दूसरा एक और यात्री और विद्वान, प्लिनी द एल्डर। प्लिनी द एल्डर ने 23 से 79 ईस्वी के बीच में, 23 से 79 ईस्वी के बीच में इन्होंने क्या किया? नेचुरल हिस्टोरिका लिखा। क्या लिखा? नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा। ठीक है, तो ये जो क्रम है इसे आप सभी लोगों को याद रखना है और ये यूपी पीसीएस का बहुत ही पसंदीदा चैप्टर है। यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य ही पूछ लिया जाता है। चलिए अगले क्रम पर देखते हैं। इस व्यक्ति का नाम या इस राइटर का नाम आप सभी लोगों को याद रखना है। एक व्यक्ति कोई था, वो ग्रीक नाविक था, अज्ञात था। क्या था ये? अज्ञात ग्रीक नाविक था। ये 80 ईस्वी के आसपास लाल सागर को पार करके, भूमध्य सागर के क्षेत्र से ये लाल सागर को पार करके कहां आया था? भारतीय क्षेत्र में आया था। भारतीय तटों पर यह रहा था। भारतीय तटों के विषय में इसने तमाम जानकारियां दी। इसकी पुस्तक का जो नाम था, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक लिखा और भारतीय तटों के बारे में, साथ साथ तमाम बंदरगाहों के विषय में यह जानकारी देता है। ठीक, ये कौन व्यक्ति था? ये एक अज्ञात था। संभवतः इसने अपनी पुस्तक तो लिखा लेकिन उसके बाद अपना नाम नहीं लिखा। चलिए अगले नंबर पर आते हैं एरियन। एरियन, ये एरियन 96 से 180 ईस्वी, 96 से 180 ईस्वी, इनकी जो एक पुस्तक है उसका नाम है एनाबेसिस इंडिका। एनाबेसिस इंडिका में इन्होंने सिकंदर के सभी अभियानों का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? सिकंदर के अभियानों का इन्होंने वर्णन किया है। और अगला नाम आता है टालमी का। ये टालमी 2री शताब्दी ईसा पूर्व इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ज्योग्राफी के हफेगेसिस, जिसे ज्योग्राफी के नाम से जाना गया। और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र तैयार किया था। लेकिन ये भारतीय उपमहाद्वीप का जो मानचित्र तैयार किए थे वो ठीक ढंग से तैयार नहीं कर पाए। ये बड़ा ही अशुद्ध था, ये जो अशुद्ध था। और एक चीज इन्होंने और इसमें गड़बड़ी कर दी थी कि इन्होंने जितनी भी भारतीय नदियां हैं सबका उद्गम स्थल जो है ऊंचे पर्वतों को बना दिया था। कई ऐसे थे जिनका उद्गम स्थल पर्वतों होता है, क्षेत्रों से भी होता है। तो इन्होंने सब एक ही पर्वत से भारतीय सभी नदियों का क्षेत्र बना दिया था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले पेज पर चलते हैं। देखिए जस्टिन का नाम आता है। ये 45 से 125 ईस्वी में रहे। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था। बड़ा ही कॉमन तथ्य है, बड़ा ही कॉमन फैक्ट है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, किस व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह बताया था? तो जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह बताया था। और इसने एक दुख व्यक्त किया था कि हमारे यूनानी क्षेत्रों से भारतीय लोग व्यापार करते हैं और बड़ी संख्या में सोना लेकर जा रहे हैं, बुलियंस लेकर जा रहे हैं। उसका इस व्यक्ति ने बड़ा दुख व्यक्त किया था। ठीक, इसके बाद अगला एक व्यक्ति 547 ईस्वी में, 547 ईस्वी में मिस्र से आता है। ठीक है, मिस्र के क्षेत्र से आता है, जिसने एक पुस्तक लिखा था क्रिश्चियन टोपोग्राफी। क्या लिखा था? क्रिश्चियन टोपोग्राफी नामक पुस्तक लिखा था। और यह भारत आकर बौद्ध बन गया था। क्या? यह भारत जब आया तो यह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। इसका जो उपनाम था, इसका उपनाम था इंडिकोप्लिडस्टस, अर्थात भारत तक तैरने वाला।
भारत तक तैरने वाला। ये कौन था? इंडिकोप्लिडस्टस था। तो इस तरीके से इन यात्रियों के विषय में हम लोगों ने देखा। अब आगे देखते हैं चीनी यात्रियों के विषय में। सबसे पहला नाम आता है चीनी यात्रियों में। चीनी यात्रियों में एक व्यक्ति फाह्यान, इन्हें फाह्यान भी कहा जाता है। फाह्यान जो है ये 399 से 414 ईस्वी तक भारत में रहे। 399 से 414 ईस्वी तक भारत में रहे। इनका मूल नाम कुंड था। 399 ईस्वी में गुप्त वंश के शासक, मतलब द्वितीय शासक बड़े चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के शासन काल में ये भारत में आए थे। इन्होंने लगभग 30 देशों की यात्रा की थी। इनकी पुस्तक का नाम है फ्योक्योकी। क्या नाम है? इनकी पुस्तक का नाम है फ्योक्योकी। और जब इन्होंने यात्रा शुरू की थी तब ये 60 वर्ष के थे। सोचिए 60 वर्ष की उम्र में यह व्यक्ति 60 वर्ष के बाद 17 वर्षों तक यात्रा करता रहा। 17 वर्षों तक यह यात्रा करता रहा। इन्होंने तत्कालीन शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उल्लेख अपनी पुस्तक में नहीं किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपने पुस्तक में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उल्लेख ही नहीं किया है। और इन्होंने बताया कि भारत में अशोक के द्वारा बनवाए गए 6 स्तंभ हैं। क्या है? 6 स्तंभ हैं। इन्होंने तमाम अन्य विवरण भी दिए, लेकिन मूल रूप से जो इनके विवरण थे वो ये मानना है आपको कि ये कब आए थे? 399 ईस्वी में भारत में आए थे और 414 में ये वापस गए थे। आए क्यों थे? वास्तव में इनके आने का उद्देश्य था महात्मा बुद्ध के दर्शन करना, मतलब उनसे संबंधित पवित्र स्थलों की जानकारी प्राप्त करना, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करना और कुछ पुस्तकों को पढ़कर उस साहित्य को चीन तक ले जाना, महात्मा बुद्ध के विषय में लोगों को जानकारी देना। ठीक। इसके बाद अगले जो यात्री हैं उनका नाम है सुंगयुन। क्या नाम है? सुंगयुन। ये जो सुंगयुन हैं 518 से 520 ईस्वी इनका आगमन काल रहा। और जब ये भारत में आए थे तो उस समय कश्मीर वाले क्षेत्र में हूण शासक जो थे उनका नाम था मेहरकुल, उनका शासन था। और मेहरकुल को ये एठा कहता है। मेहरकुल को एठा यह कहता है कि जब मैं भारत आया तो मेहरकुल कश्मीर के युद्ध में व्यस्त था। यह 3 वर्ष भारत में रहे और 170 ग्रंथों का इन्होंने संकलन किया। कितना? 170 ग्रंथों का इन्होंने संकलन किया। अब इसके बाद अगला नंबर आता है ह्वेनसांग का। यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, महादेवयान, तमाम नाम से अलंकृत व्यक्ति। तमाम इस व्यक्ति के विषय में कहा जाता है कि भारत आने का इसका जो उद्देश्य था वो महात्मा बुद्ध के से संबंधित स्थलों के विषय में जानकारी प्राप्त करना और उन्होंने जहां जहां पांव रखे थे उनको देखना। इसने अपने सम्राट ताइसुंग से चंगन से, चीन की राजधानी तत्कालीन चंगन थी, वहां के जो सम्राट थे उनसे भारत आने के लिए इसने आदेश मांगा था। लेकिन उन्होंने कहा कि भारत जाने का तुम्हें आदेश नहीं है। ये चोरी छिपकर भारत आया था। छिपकर यह व्यक्ति भारत आया था। इनकी उपाधियों के बारे में देखेंगे। ह्वेनसांग को राजकुमार, तीर्थयात्रियों का राजकुमार, वर्तमान शाक्य मुनि, महायान देव, नीति का पंडित या मोक्ष देव, इनकी सब उपाधियां हैं। इन्होंने अपनी यात्रा 629-30 ईस्वी में चीन की राजधानी चंगन से प्रारंभ किया था और 645 में ये चीन वापस पहुंचे थे। मतलब 15 वर्षों 16 वर्षों का कुल समय लगा। और ये जब भारत आए तो भारत में जो शासन था वो पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन का शासक था। हर्षवर्धन का शासन था। किस वंश के थे? पुष्यभूति वंश के थे। और वो कन्नौज से शासन कर रहे थे। तत्कालीन समय में कन्नौज से शासन कर रहे थे। इसने भारत में कुल 13 वर्ष बिताए, जिसमें 6 वर्ष इन्होंने कहा नालंदा में बिताया। और इन्होंने अपनी पुस्तक जो लिखी उसका नाम रखा CU की, मतलब दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का यात्रा वृतांत, इनके शब्दों में। ठीक। और ये मध्य एशिया के सिल्क मार्ग से आए थे और उसी सिल्क मार्ग से ही ये वापस गए। कौन? ह्वेनसांग। ठीक। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में ये आए थे। हर्षवर्धन को ये शिलादित्य कहते थे। तत्कालीन चीन के सम्राट ताइसुंग से यात्रा का आदेश इन्हें नहीं मिला था, अतः चोरी छुपकर इन्होंने यात्रा किया। लेकिन जब ये चीन वापस पहुंचे, तमाम पुस्तकों को लेकर पहुंचे, महात्मा बुद्ध से संबंधित बातों को लेकर पहुंचे, तो वही सम्राट ताइसुंग ने इनका भव्य स्वागत करवाया था। इनके रास्ते में आने वाले रास्ते में फूलों की वर्षा करवाई थी। किसने? ताइसुंग ने। ये नालंदा में अध्ययन करने के लिए रुके।
वास्तव में इनका जो उद्देश्य था वो नालंदा में अध्ययन करने, बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करने और महात्मा बुद्ध से संबंधित स्थलों के दर्शन हेतु ही यह व्यक्ति भारत आया था। कौन? ह्वेनसांग। वैसे अधिकतम जितने भी चीनी यात्री आए वे सभी लोग बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड रहे हैं। ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य बताया है। ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष बौद्ध धर्म की महायान शाखा का समर्थक बन गया था। क्या बना था? बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था। हर्षवर्धन के साथ कुछ और घटनाएं भी भारत में हुई थी। हर्षवर्धन को समुद्री लुटेरों ने लूट लिया था और हर्षवर्धन को असम का शासक जो था भास्कर वर्मा, वो अपने यहां आमंत्रित किया था, बुलाया था, जब ये नालंदा में थे। और जब ये नालंदा में थे तो हर्ष के शासन के केंद्र में थे। और भास्कर वर्मा ने एक बात कहा था कि नालंदा वालों, जल्दी से चीनी यात्री ह्वेनसांग को मेरे यहां भेज दो, अन्यथा मैं अपनी सेना और हाथियों को भिजवाकर नालंदा को नष्ट कर दूंगा। लेकिन भास्कर वर्मा के यहां ये ससम्मान गए और फिर हर्ष का डर उनको इतना लगा, हर्ष का डर इतना उनके मन में आ गया कि वो लाकर वापस हर्ष को बड़े ही आराम से समर्पित कर गए। क्योंकि हर्ष की भेंट बहुत दिनों तक नहीं हुई थी, लेकिन अंतिम समय में हर्ष और ह्वेनसांग की भेंट हुई। ह्वेनसांग के अनुसार 644 ईस्वी में हर्ष से इसने आदेश लिया और आदेश लेकर फिर उसी सिल्क मार्ग पर गया और उसी सिल्क मार्ग से यह वापस चीन पहुंचा। ठीक है। ह्वेनसांग की जीवनी, इसका एक मित्र था, ह्वेनसांग का एक मित्र था जिसका नाम था हुईली। क्या नाम था? हुईली। ह्वेनसांग का एक मित्र था जिसका नाम था हुईली। इसी हुईली ने हर्ष की क्या लिखी है? जीवनी लिखी है। क्या लिखी है? जीवनी लिखी है। हर्ष की जीवनी हुईली के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वंग ह्वेनसे या वांगसुवांग, इसका पूरा नाम है वांग्स। ठीक, क्योंकि चीनी नाम ही बड़े अजीब अजीब होते हैं। ये चीन के जो थांग सम्राट थे, चीन के जो थांग सम्राट थे, उन थांग सम्राटों के कहने पर यह 3 बार भारत का राजदूत बनकर आया था, 643, 647 और 657 में। कौन? वांग्स या वंग ह्वेनसे। बड़ा अजीब सा नाम होता है इन लोगों का, भारतीय उच्चारण बड़ा कठिन हो जाता है इन लोगों का करना। चलिए, ये 3 बार राजदूत बनकर आया था। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बन सकता है आपके लिए कि वह चीनी राजदूत या चीनी यात्री जो भारत में 3 बार राजदूत बनकर आया, तो वांग्स या वंग ह्वेनसे इसका नाम था, यही आया था 3 बार, 643, 647 और 657 में। ठीक है, चलिए अगले व्यक्ति के नाम पर आप वहां फोटो देख पा रहे होंगे। बुद्ध की तलाश में चीनी बौद्ध यात्री त्सिंग अपने 37 साथियों के साथ आया था। यह अपने 37 बौद्ध साथियों के साथ 671 या 675 ईस्वी में भारत आया था। यह बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने के लिए भारत में आया था। और जब यह भारत में आया था तो इसने 3 वर्ष ताम्रलिप्ति में रहकर, एक बंदरगाह भी है उड़ीसा के क्षेत्र का, बंगाल और उड़ीसा का बीच का, ताम्रलिप्ति में रहकर इसने 3 वर्ष संस्कृत सीखा, 10 वर्ष नालंदा में रहा और 400 संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया। और यह जब वापस जा रहा था तो इसने बहुत सारे पुस्तकों की सूची और बहुत सारे पुस्तकों को यह लेकर भी गया था। इसने त्सिंग की एक पुस्तक, चूंकि उसने जो अपने यात्रा वृतांत को लिखा, उसी को इसका एक मित्र था जिसका नाम था तक्कुस। क्या नाम था? तक्कुस। उसी तक्कुस ने ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन, ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन नाम से इसने क्या किया? अनुवादित किया अंग्रेजी में। ठीक है, किसमें? अंग्रेजी में अनुवादित किया। चलिए, इसके बाद अगला नाम आता है चाउ जू कुआ। चूंकि ये चीनी यात्री हैं, मैं चीनी यात्रियों पर चर्चा कर रहा हूं, तो चाउ जू कुआ 1225 ईस्वी में भारत आया था और इसने दक्षिण भारत के चोलकालीन न्याय की व्यवस्था को वर्णित किया है। चोलकालीन न्याय की व्यवस्था के बारे में इसने चर्चा किया है। फिर अगला जो यात्री है उसका नाम है माहुआन। क्या नाम है? माहुआन। उस समय भारत में लोदियों की सत्ता शुरू हो चुकी थी। माहुआन, अब माहुआन जो है ये 1451 में भारत आया था और इसने भारत के विषय में बहुत कुछ जानकारी नहीं दी। ये सब रहे चीनी यात्री। अब हमको चर्चा करना है, अब हम देखेंगे अरबी यात्रियों को। ठीक,
अरबी यात्रियों को देखेंगे। ये अरबी यात्री भारत में जो आए और भारत के विषय में इन लोगों ने जो जो कहा उसके विषय में जानते हैं। पहला यात्री है इब्न खुर्दादव। 844 से 848 ईस्वी तक ये भारत में रहा। 844 से 848 ईस्वी तक ये भारत में रहा और इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है किताबुल मसालिक वल ममालिक। किताबुल मसालिक वल ममालिक इसकी पुस्तक का नाम है। कौन था ये यात्री? इब्न खुर्दादव। इसने भारतीय क्षत्रियों को दो भागों में विभाजित किया था। कहा था जो राजन्य वर्ग के थे, राजा थे, उन्हें कहा था सबू कतरिया और जो सामान्य थे उन्हें कहा था सबू कफूरिया। सुलेमान 851 में भारत में आया। सुलेमान 851 में भारत में आया और इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था, ये चित्र भी आप देख पा रहे होंगे सुलेमान का। इसने लिखा था सिलसिला उत तवारीख। सिलसिला उत तवारीख लिखा था इसने। किसने लिखा था? ये सुलेमान ने लिखा था। बगदाद के क्षेत्र से आया था। अगला व्यक्ति है अल मसूदी। अल मसूदी 10वीं शताब्दी में भारत आया और इसने अपनी एक पुस्तक क्या लिखी थी? मरूद उज जहब। क्या पुस्तक लिखा था? मरूद उज जहब नामक इसने पुस्तक लिखा था। चलिए, ये रहे अरबी यात्री। अब थोड़ा सा फिर देखते हैं अगले क्रम पर। महमूद गजनवी के साथ एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था अबू रेहान मोहम्मद। अबू रेहान मोहम्मद अर्थात अलबरूनी। अलबरूनी को महमूद गजनवी ने खीवा के युद्ध में युद्धबंदी के रूप में प्राप्त किया था। 941 ईस्वी के आसपास इसका जन्म हुआ था और यह फारसी भाषा का बहुत बड़ा विद्वान था। इसको महमूद गजनवी ने इसकी योग्यता से प्रसन्न होकर अपने यहां ज्योतिषी के रूप में रख लिया था, राज्य ज्योतिषी के रूप में रख लिया था और बड़ा विद्वान था। इसने तहकीके हिंद या किताबुल हिंद नामक पुस्तक की रचना की और भारत के विषय में जानकारी दी और साथ साथ महमूद गजनवी के आक्रमणों पर भी चर्चा किया। ठीक है, चलिए अगले व्यक्ति के रूप में अब देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि मध्यकालीन भारत में जो यात्री भारत में आए उन यात्रियों के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। पहला व्यक्ति मार्को पोलो। मार्को पोलो, ये मार्को पोलो एक बड़ा व्यापारी था और बड़ा समुद्री यात्री था। ये इटली का रहने वाला था और इसने 1271 ईस्वी में आर्मेनिया बंदरगाह से अपना क्रम शुरू किया था घूमने का। और यह पहला व्यक्ति था जिसने हमारे देश में काकतीय वंश की जो एक रानी थी रुद्रांबा देवी, उनका वर्णन किया है। रानी रुद्रांबा देवी जो महिला के रूप में रहकर पुरुष के वेश धारण करके शासन कर रही थी, उनका वर्णन इसने किया है। किसने किया है? इसे मार्को पोलो ने। ठीक, अगले क्रम पर आता है इब्न बतूता, मोरक्को का निवासी। इब्न बतूता ये कहां से आया था? मोरक्को से आया था। मोरक्को से आया था इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। 1333 ईस्वी में यह जब भारत पहुंचा था और यह मोरक्को अफ्रीका का निवासी था। इसकी पुस्तक का नाम है रहला। क्या नाम है? इसकी पुस्तक का नाम है रहला। और जब यह भारत में आया था तो मोहम्मद बिन तुगलक इसकी विद्वता से प्रभावित होकर इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। क्या नियुक्त कर दिया? दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। अब थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोग विजयनगर राज्य में आने वाले यात्री। विजयनगर राज्य में आने वाले यात्रियों के बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं, पहला व्यक्ति है निकोलो कोंटी। पूरा नाम इसका है निकोलो डी कोंटी। चलिए, ये इटली का निवासी था। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न यूपीपीसीएस यहीं से पूछता है ये कहां के निवासी थे या कहां से आए थे। तो निकोलो डी कोंटी क्या था? इतालवी था। ये इटली से आया था निकोलो डी कोंटी। कब आया था? देवराय प्रथम के शासनकाल में 1420-21 ईस्वी में आया था। कौन? निकोलो डी कोंटी। इसके बाद अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक ये फारसी था। ये बार बार पूछा जाता है अब्दुल रज्जाक। इसके सामने अरबी लिखा होता है और मिलान करने के लिए दिया जाता है और अक्सर लोग मुस्लिम नाम से क्या धोखा खा जाते हैं और अरबी लिख देते हैं। यह वास्तव में क्या था? ईरानी था, फारस से आया था। और ईरान के राजा शाहरुख, ईरान का राजा तो था शाहरुख। शाहरुख कौन था? शाहरुख तैमूर का लड़का था। किसका लड़का था? तैमूर का लड़का था। तो शाहरुख के राजदूत के रूप में 1443-44 में यह आया था और तत्कालीन शासक जो था कालीकट के बंदरगाह पर रुका था। केरल वाले क्षेत्र में जमोरिन यहां का शासक था।
ये जो है विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय के समय आया था और इसने विजयनगर के वैभव का बहुत ही वर्णन किया है अब्दुल रज्जाक ने। विजयनगर के वैभव का बड़ा ही विस्तृत वर्णन किया है किसने? अब्दुल रज्जाक ने। अब अगला नाम आता है एडार्डो बारबोसा। क्या नाम आता है? यह पुर्तगाली व्यक्ति था एडार्डो बारबोसा। ध्यान दीजिए, इसके पहले ही भारत में विजयनगर में नहीं बल्कि कालीकट वाले क्षेत्र पर, ठीक है, कालीकट वाले क्षेत्र पर एक व्यक्ति आया था जिसने पुर्तगाली कंपनियों को आमंत्रित कर दिया भारत में व्यापार करने के लिए। कालीकट में आया था कौन? जिसका नाम था वास्को डी गामा। चूंकि उसे मैंने बाद में लिखा है वास्को, चूंकि ये विजयनगर नहीं आया था, वास्को डी गामा। ये कब आता है? 1498 में आता है। गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद के सहयोग से कालीकट बंदरगाह पर रुकता है और वहां के शासक जमोरिन से मुलाकात करता है। और जो अब्दुल मजीद था वो एक दुभाषिया था, ट्रांसलेटर भी था, तो उसी के माध्यम से जमोरिन ने इसका बड़ा स्वागत किया था। वास्को डी गामा बीच में आ गया था। हाँ, इसके बाद एडार्डो बारबोसा आता है। यह पुर्तगाली व्यक्ति था और यह कृष्णदेव राय के समय भारत आया। ध्यान दीजिए, कब आया? कृष्णदेव राय शासक थे, उन्हीं के समय भारत आया। और पुर्तगाली गवर्नर जो अल्बुकर्क था, पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क के दुभाषिया ट्रांसलेटर के रूप में आया था और यह 1500 से 1510 ईस्वी तक भारत में रहा। ठीक, अगले क्रम पर देखेंगे डोमिंगो पायस। देख रहे हैं इनका चित्र, लग रहा है कि ये बेचारे कहीं जंगल से निकल कर आए हैं। डोमिंगो पायस, देखिए डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस 1520-22 में, मतलब 2 वर्षों तक ये भारत में रहे। ये पुर्तगाली व्यक्ति था। कौन सा व्यक्ति था ये? पुर्तगाली। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। कृष्णदेव राय के समय पर ये आए, ठीक, और 1520 से 1522 तक ये भारत में रहा। इसने विजयनगर में देवदासी प्रथा की सूचना दी। किसके? देवदासी प्रथा की इसने सूचना दी, मंदिरों में जो देवदासियों को रखा जाता था। अगला नाम आता है नूनिज। नूनिज यह भी पुर्तगाली था और यह अच्युत देवराय के समय में आया था। किसके समय में? अच्युत देवराय के समय में आया था। 1535 से 37 2 वर्षों तक रहा था और इसने विजयनगर में महिला पहलवानों की चर्चा की है। इसने बताया कि महिलाएं बड़ी पहलवान हैं और यहां पर युद्ध करती हैं। ठीक है, महिला पहलवानों की चर्चा किया। किसने? नूनिज ने। अगला नाम है सीजर फ्रेडरिक। यह 1567-68 में भारत आया था और यह क्या था? पुर्तगाली था। सीजर फ्रेडरिक क्या था? पुर्तगाली था। अगला नाम विशेष रूप से याद रखिएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि यह क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाएगा आपकी बार। अथानासियुस निकितन। अथानासियुस निकितन नाम से ही आप लोग जान पाएंगे। अथानासियुस निकितन 1470 से 74 तक ये आया था, भारत में था और बहमनी शासक मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में की जानकारी देता है। ये बहमनी शासक मोहम्मद तृतीय के बारे में जानकारी देता है। 1470 से 1474 तक रहा और ये रूस का रहने वाला था। अथानासियुस निकितिन, ध्यान दीजिएगा, आजकल ऐसे भी रूस चर्चा में है। आजकल रूस यूक्रेन वार के रूप में बड़ी चर्चा में है, तो ये रूसी व्यक्ति था, इसे याद रखिएगा। अगला नाम है लुडोविको डी वर्थेम। लुडोविको डी वर्थेम, ये भी इटली का ही निवासी था। कहां का निवासी था? ये इटली का निवासी था और मक्का की यात्रा करने वाला पहला ईसाई व्यक्ति था। रिकॉर्डेड ईसाई व्यक्ति जो मक्का की जिसने यात्रा की, मुस्लिमों के धर्मस्थल मक्का की यात्रा किसने की थी? वो पहला व्यक्ति था लुडोविको डी वर्थेम। ठीक, लुडोविको डी वर्थेम था। चलिए अगले नंबर पर देखते हैं सेवेल। सेवेल के बारे में। सेवेल एक ऐसा व्यक्ति था जिसने 1565 में हुए विजयनगर में हुए जो युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध जो हुआ था, इस युद्ध को इसने देखा था। इस युद्ध को इसने देखा था, स्वयं देखा था सेवेल ने। ठीक है, अगला नाम यहां पर देखिए, जिन बातों को मैंने बताया था कि प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा था। यह 1498 ईस्वी में किसके सहयोग से? गुजरात के व्यापारी अब्दुल मजीद के सहयोग से कालीकट पहुंचा और यहां पर जमोरिन, यहां का जो शासक था, उसने बहुत स्वागत किया और यहां से यह काली मिर्च लेकर गया और पुर्तगाल में बेचा तो 60 गुना मुनाफा कमाया था। इसी नाते सारे के सारे पुर्तगाली भारत में व्यापार करने के लिए आकर्षित हो गए। चलिए अगले क्रम पर देखेंगे अब मुगल काल में आए हुए यात्री।
मुगल काल में आए हुए यात्री, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला नाम है जॉन हॉकिंस वान लिंसछोटन। जॉन हॉकिंस वान लिंसछोटन, ये डच यात्री था, 1583 में आया था, याद रखिएगा। ठीक, ये डच यात्री था जॉन हॉकिंस वान लिंसछोटन। ये कहां का रहने वाला था? डच यात्री, क्योंकि एक कैप्टन हॉकिंस का नाम आगे भी मिलेगा, इसी नाते मैं कह रहा हूं। फिर दूसरा व्यक्ति 1599 ईस्वी में एक अंग्रेज व्यक्ति जिसका नाम था जॉन मिंडेनहाल। जॉन मिंडेनहाल 1599 में स्थल मार्ग से आया था, अकबर से व्यापारिक फरमान प्राप्त करने के लिए आया था। 1603 में इसने अकबर से मुलाकात की, लेकिन अकबर ने इसे व्यापारिक फरमान नहीं दिया था। ठीक, व्यापारिक फरमान नहीं दिया था। ये जॉन हॉकिंस वान लिंसछोटन है। और नीचे जो ये फोटो आप देख पा रहे हैं, ये राल्फ फिंच का देखेंगे। ये राल्फ फिंच है। ये 1585 ईस्वी में अकबर के दरबार में आया था। कौन आया था? राल्फ फिंच 1585 में अकबर के दरबार में आया था। अगला व्यक्ति, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, विलियम फिंच और कैप्टन हॉकिंस। ये हैं विलियम फिंच और ये नीचे है कैप्टन हॉकिंस, देख पा रहे होंगे आप लोग। विलियम फिंच और कैप्टन हॉकिंस, ये दोनों लोग 1608 में सूरत पहुंचे थे और यहीं पर विलियम फिंच जो है वो बीमार पड़ गया था। और 1609 ईस्वी में हॉकिंस जो है वो जहांगीर से आगरा में मिला, व्यापारिक फरमान की बातचीत करता है और वहीं पर ये किसके? जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आया था। ये दोनों आए थे, समूह में आए थे, लेकिन विलियम फिंच बीमार पड़ गया। हॉकिंस आया, आगरा में बातचीत किया, कुछ दिन रुका। 1610 में विलियम फिंच भी आगरा पहुंचा। ठीक, 1610 में विलियम फिंच भी आगरा पहुंच गया। अब देखिए हॉकिंस जो है, हॉकिंस को क्योंकि फारसी भाषा बहुत आती थी, जहांगीर से इसने बात किया था, इस नाते से जहांगीर ने फिरंगी खां की उपाधि दी थी। क्या दिया था? फिरंगी खां की उपाधि दी थी। चलिए अगले क्रम पर बढ़ेंगे। अगला नाम आता है सर टॉमस रो। किसका नाम है? सर टॉमस रो। 1615 में जहांगीर के समय भारत में आए थे और इन्होंने व्यापारिक अधिकार प्राप्त किया था। सर टॉमस रो 1615 में ये भारत आए थे। ठीक, 1615 में ये भारत आए थे सर टॉमस रो, और इन्होंने सूरत में व्यापार का फरमान प्राप्त किया था। अजमेर में इन्होंने जहांगीर से मुलाकात की थी। इसके बाद अगला नाम आता है एडवर्ड टेरी। ये सभी अंग्रेज, जिनके सामने अंग्रेज लिखा गया है, ये सभी लोग ब्रिटेन के रहने वाले थे, याद रखिएगा, ये लोग ब्रिटेन वाले थे। चलिए, एडवर्ड टेरी ये अंग्रेज थे। 1616 में ये भारत आया था, यह व्यक्ति एक यात्री के रूप में। फ्रांसिस्को पेल्सर्ट जो है ये डच यात्री थे। फ्रांसिस्को पेल्सर्ट एक डच यात्री था। 1620 से 27 तक ये भारत में रहा और ये आगरा में रुका था। मतलब 1620 से 27 शासनकाल किसका? जहांगीर के शासनकाल में ये भारत भ्रमण पर आया था। अगला नाम पीटर मुंडी। ये इटली का निवासी था, मतलब इटालवी था, पीटर मुंडी। और यह 1630 से 34 तक भारत में रहा, मतलब शाहजहां के शासनकाल में। ठीक, शाहजहां के शासनकाल में रहा। अगला नाम आता है फ्रांसिस वर्नियर का। ये फ्रांसीसी था। फ्रांसिस वर्नियर क्या था? फ्रांसीसी था। शाहजहां के समय यह भारत में आया था 1656 में। शाहजहां के समय में यह भारत आया था 1656 में। इसकी पुस्तक है ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। इसके बाद अगला नाम है जीन बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर। यह फ्रांसीसी था। जीन बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर ये क्या था? फ्रांसीसी था। यह शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल को मिलाकर दो राजाओं के शासनकाल में मिला के कुल 6 बार इसने भारत की यात्रा की थी, 1638 से 63 तक। ठीक, 1638 से 63 तक। चलिए इसके बाद अगला क्रम देखते हैं। अगले क्रम पर कौन है? निकोलो मनुची। ये इटालवी था, इटली का रहने वाला था। 1653 में शाहजहां के शासनकाल में आया था और ये बहुत दिनों तक दारा शिकोह के साथ रहा। दारा शिकोह मतलब शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र, प्रिय पुत्र दारा शिकोह। ठीक, चलिए अगला है जीन डे थवनोथ। जीन डे थवनोथ ये फ्रांसीसी व्यक्ति था। ये 1666 ईस्वी में भारत आया था, एक यात्री के रूप में 1666 में आया था। फिर अगला नाम है जॉन फ्रायर।
ये अंग्रेज था। 1672 से 1681 तक सूरत एवं बंबई का में रहा और उसका वर्णन इसने किया है। फिर अगला नाम है जेमिली सेरेरी। जेमिली सेरेरी, ये जेमिली सेरेरी जो है ये इतालवी व्यक्ति थे। 1695 में ये दमन पर आए थे और दमन की यात्रा इन्होंने की थी। तो ये इतना जो आपको अभी बताया गया है इस पार्ट में, यहां से कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन जरूर ही पूछ लिया जाता है कि ये लोग किस देश के रहने वाले थे, कहां से आए थे। ठीक है, तो इस लिस्ट को एक बार आप सभी लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। आपके पढ़ने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाली आगामी 12 जून को यहां से यदि इस पोर्शन से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसमें गलती नहीं करेंगे। आशा करता हूं आप सभी लोगों को बहुत बहुत पसंद आएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य विशेष टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। परीक्षा दृष्टि पर अपना विश्वास बनाए रखिए। सफलता निश्चित रूप से आप लोगों को मिलेगी। जय हिंद।